अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जो कि एक पोएट है, नॉट समथिंग जैसे मुझे लगा था कि हमें पाकिस्तान में अभी मिलेंगे इस डे एंड एज के अंदर, बट शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पोएट एंड इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ना सिर्फ वो एक पोएट हैं, पोएटेस हैं, शी इज़ आल्सो अ मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी इज दैट करेक्ट? Right. Healthcare biotechnology to be precise. वेरी इंटरेस्टिंग। सो महाम खान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। Pleasure, man. अच्छा, सो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले कि अपना थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड बता सकें कि हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री, और उसमें इंटरेस्ट कैसे आया, और साथ ही दूसरा जो आपका एकेडमिक जो साइड एकेडमिक साइड है। Exactly. अच्छा, मेरा जो जर्नी है पोइट्री वाला वो बड़ा मज़े का जर्नी है एक लिहाज से, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी बाज़ौक टाइप की है। बचपन से वो शेर सुनना और अपने दादा अबू से, फादर से, उनसे तो वो एक वैसे अपने अंदर एक चीज़ थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं कभी खुद लिखूँगी या कुछ भी। बस वैसे उर्दू अच्छी लगती थी बचपन से। लेकिन आई रिमेंबर मैं 12-13 साल की थी, तो हमारे घर में वो जो कज़न्स मीटअप वाला सीन होता है वो हुआ। तो हमारी एक बड़ी कज़न थी, उनको पोइट्री का शौक़ था। वो शेर सुनना किसी को, तुम ये सुना दो, तुम वो जो बच्चों में एक गेम सा होता है, तो उस तरह का सीन चल रहा था। फिर उनको एकदम से आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि सब मैं लफ्ज़ बताऊंगी, तुम लोग अपने से शेर लिखो कोई ना। अच्छा। अब वो इस तरीके से बात शुरू हुई। अब मैं आई वाज द यंगेस्ट उस टाइम, जितने भी लोग थे। अब मैंने जब लिखना, अब उन्होंने कोई शेर बताया, रात, बारिश, इस किस्म का कुछ ना। तो अब सब लोग 10 मिनट मिलते थे सबको। अच्छा, मैं सबसे क्विकली 2-3 शेर लिख रही थी और सब मेरी तरफ देख रहे थे कि यार ये बड़ा अच्छा लिख रही है, इसको क्या हुआ एकदम से ना। तो उस टाइम पे मैंने जब मेरे पढ़े जाते थे तो वो बाज़ दफ़ा इतने अच्छे भी हैं कि मेरी अभी भी जो पब्लिश्ड बुक है उसमें मेरे 12-13 साल की एज में लिखे हुए भी 2-3 शेर इंक्लूडेड हैं। वो बाज़ शेर इतने मज़े के, बाज़ तो खैर बहुत मज़ा का खेज़ थे, लेकिन बाज़ इतने अच्छे भी लिख लिए गए इत्तेफाकन। तो मुझे भी थोड़ा सा एहसास हुआ, बाकियों को भी, लेकिन वो बात बस ख़त्म हो गई वहीं पर ही ना, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक लड़की थी। और हालांकि मेरे घर में इस टाइप का कोई इशू नहीं था कि मैं किसी को बताती तो कोई मसला होता, लेकिन बहरहाल वो एक स्टिग्मा अटैच रह गया, लड़की और ये हिजर और फ़राक की बातें पता नहीं कहाँ से ले आई है। और मतलब 12-13 साल की एज में तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पर मैं इस तरह की बात लिख रही हूँ कि जी तन्हा हूँ पर तन्हाई का एहसास नहीं है, मतलब इट्स वियर्ड ना एक बच्ची के लिए। तो वो मैंने कभी भी नहीं उस चीज़ को आगे। हाउ डिड यू मैनेज के आप मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक 12-13 साल की लड़की जो है, पहले तो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, यू कैन, आप शायद जल्दी मैच्योर हो गई हो, या आप सोसाइटी को उस तरह सोचती हो, बट आपने आर्टिकुलेट कैसे किए थॉट? लैंग्वेज एक बड़ी वो है ना, पावरफुल टूल है वो, एक इतनी छोटी एज के अंदर। हाउ आर यू एबल टू डू दैट? एक्चुअली इस चीज़ का मैं थोड़ा सा क्रेडिट अपनी फैमिली को दूंगी। मेरी फैमिली में उर्दू पे फोकस होता था, मतलब बचपन में ठीक है हमें इंग्लिश और बोलो और सब कुछ, बट उर्दू वाज समथिंग कि अगर हम गलती करते थे उर्दू में, वो जुमले बनाए वाला क्वेश्चन होता था, तो उसमें तो माय फादर वुड ऑलवेज से कि बेटे आपको आना चाहिए। तो हमें एक शर्मिंदगी होती थी कि यार अच्छा उर्दू है, हमें आनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा लैंग्वेज पे जो एक कमांड कह लें या एक बेसिक्स जो थी वो थोड़ी सी सेट थी उस टाइम पे। बाकी ये था कि जो लिखना था या वो जो एक शायरी वाली वो होती है हदबंदी जिसको कहते हैं, वो तो पता नहीं कैसे हुई। वो ऑनेस्टली आई एम नॉट गोइंग टू लाई कि मैंने बड़ा सोचा या मैं ऐसे लिखूं, वो हो गया था, वो सॉर्ट ऑफ नेचुरली आ गया था। वो कोई एक आध शेर कहीं सुने हुए थे, मुझे लगा ऐसे लिखते होंगे, वो वैसे ही लिखते थे। तो वो इनिशियली ऐसे हुआ था, लेकिन वो इट जस्ट गॉट लॉस्ट। वो बस पढ़ाई चल रही थी और वो बस पढ़ाई चलती रही। उसके बाद साइंसेस पढ़ रही थी, साइंसेस पढ़ती रही। फादर मेरे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लाई ऑन दैट टू, क्योंकि वो यही चाहते थे कि भाई लाइक बच्ची है तो शायद डॉक्टर बन जाएगी। उसके बाद सेकेंड मेरा एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट, मज़े का तो खैर क्या, एक बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट इस्लामाबाद में एक प्लेन मार्गिला हिल्स में आके क्रैश हुआ था। आपको याद है? 2010 की गालिबन बात है। आई वॉज बेयरली 14-15 एट दैट टाइम। उस टाइम मैंने अपनी पहली पूरी नज़म लिखी थी। आई वॉज सो लाइक मूव्ड बाय दैट, मुझे अजीब सा उसमें हुआ था और मैंने पता नहीं क्या लिखा था, मुझे वो नहीं रख सकी मैं अपने पास। बट उसके बाद भी इट अगेन गॉट लॉस्ट, क्योंकि प्री मेडिकल शुरू हो गया। एवरीथिंग वाज जस्ट बुक्स एंड बुक्स। तो उसके बाद फाइनली मेरा मेडिकल में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी पसंद आ रही थी, पढ़ते पढ़ते मुझे ये था कि यार कुछ भी करना है तो बायो में करना है। साइंसेस में मुझे यही समझ आती थी, यही अच्छी लगती थी, बायो केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, इसको परस्यू करना है। लिटरेचर का तो सोचा भी नहीं था, बस मैं अपने अंदर लो की कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और जो हाथ लग गया वो पढ़ लिया, वो वाला सीन था। फिर खैर फाइनली जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो फिर एक कंपटीशन आया कॉमसैट्स में। तो इत्तेफाकन मैंने, उस टाइम तक मैं कोई प्रॉपर ऐसे लिखती भी नहीं थी, बस मैं गई और मैं जीत गई। अच्छा। वो जब मैं जीती ना तो फिर मैंने घर आके पहली बार अपनी कोई चीज़ सुनाई घर वालों को, एंड दे वर लाइक कि तुम कहाँ से आई हो, मतलब तुम इस घर में थी, तुम कहाँ थी ना। क्योंकि माय फादर वाज लाइक ही वाज रियली हैप्पी कि मेरे घर में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। मतलब बहुत क्रिएटिविटी लगी उनको एकदम से। मुझे भी उस दिन पता चला कि यार अच्छा इसकी कोई वर्थ थी जो मैं कर रही थी।
दैट वाज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसको अब पढ़ना भी है एक प्रॉपर, उस टाइम तो मुझे इतना पता नहीं था शुरा का भी, जो सीधी बात है, मैं तो बस पढ़ती थी जो मेरे हाथ लगता। फिर मैंने प्रॉपर उसको एक मिशन की तरह पढ़ा, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, यहाँ की भी बाहर का भी सारा लिटरेचर, हर तरह की चीज़ अपने उसमें, और फिर ज़रा देखना भी शुरू किया कि अच्छा ये इस तरीके से चलता है। फिर आगे कॉम्पिटिशन आफ्टर कॉम्पिटिशन, और फाइनली फिर 2017 में मैं अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में थी, तो फिर मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश करवाई थी नवाब सन से, और वो अभी कुछ वक्त बाकी है कि नाम से अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो मेरा लिटरेरी जर्नी था। किसी भी बुक स्टोर से लोग ले सकते हैं जाके? नहीं, अभी इस टाइम वो ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टार्टिंग में थी, लेकिन वो फिर अब ज़ाहिर 3 साल हो गए, और वो तो अब वो ऑनलाइन मेरे पेज से वो ऑर्डर करके वो डिलीवरी वाला सीन है। वेरी कूल। और अभी आपको आगे भी किसी उस पर काम कर रही हैं? आगे अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कन्वेंशनली बुक वाली फॉर्म पे अब कुछ अरसे के बाद कुछ टाइम बाद आऊँगी। अभी फ़िलहाल ये कि मैं अपने पेज के थ्रू अपनी पोइट्री को प्रोजेक्ट कर रही हूँ इस टाइम, सोशल मीडिया का सहारा फ़िलहाल लिया हुआ है। वेरी कूल, वेरी कूल। और इसके ऑल्टरनेटिव के ऊपर आपका साथ साथ एक जर्नी चलती रही है बायोटेक्नोलॉजी की, राइट? पहले तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये डॉक्टर का तो सुना है, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान में रहते हुए इट जस्ट सीम्स लाइक के, मतलब ये कैसे आती है ये नहीं थॉट? पता चलता और इसका क्या होगा आगे पाकिस्तान हाँ, में। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जिस तरह अभी बताया, माई फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। वैसे तो फैमिली में एक डॉक्टर थे, तो मुझे ये होता था कि शायद मेरे लिए उतना ज़रूरी भी नहीं है। दूसरा ये था कि मुझे डॉक्टर बनना पसंद नहीं था, मुझे ये पता था मुझे बायोलॉजी पसंद है, तो मैंने इसको परस्यू करना है। उस टाइम बायोटेक्नोलॉजी या कुछ नहीं था, बस छोटे मोटे जो मेथड्स हम पढ़ते थे, मुझे लगता था ये अच्छा काम है, आप जीन मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें ना, फैसिनेटिंग सी चीज़ें, सोचा यार साइंसदान बन जाएंगे। तो उस टाइम पे लिटरेचर का ऑनेस्टली अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मैं लिटरेचर परस्यू कर सकती हूँ तो मैं करती। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत पैशन था, साइंसेस में मेरा पैशन बायोटेक्नोलॉजी था। फिर खैर ये हुआ कि जब मेडिकल में नहीं हो सका, तो फिर नस्ट से अप्लाइड बायो साइंसेस में डिग्री होती है, तो उसके बड़े मज़े के वो थे कोर्सेज़ वगैरह ना, तो आई थॉट कि यार नहीं, ये मुझे पसंद है और मैं इसमें जाऊँगी। दूसरा नस्ट का एक्सपीरियंस मुझे लेना था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट है तो ज़रा अच्छा रहेगा वहाँ पे। फिर ये था कि अब जब बाय द टाइम आई वाज डूइंग माय डिग्री, तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप कम है, क्योंकि रिसर्च में इन जनरल भी फोकस कम है। अभी इस टाइम पे ख़ास तौर पे अब कोविड की सिचुएशन ऐसी है, सबको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ लैब्स नहीं है। अब हम कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं, हम कोविड पे काम नहीं कर रहे। हम मतलब कोई जो थोड़ी बहुत किट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, वो अभी रिसेंटली नस्ट नहीं है किट वो की थी टेस्टिंग के हवाले से, लेकिन एक जो प्रॉपर हम पाकिस्तान से वैक्सीन का एंटिसिपेशन भी नहीं रख सकते कि हम ये कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है लैब्स। अब मेरी रिसर्च कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे मेरा काम है, पाकिस्तान में इतना प्रेवलेंट है ये, ठीक है, उसके बावजूद आई नो कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए इसका हल नहीं निकाल सकती, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं लैब्स में, इन सब, मतलब आप ये जो जितना लैब वर्क है आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर अब्रॉड से डिग्री लेकर आ गए हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो कोई चीज़। आई थिंक स्टार्ट का सबसे बड़ा पोटेंशियल है कि जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पर निकलती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा वहाँ होती है, यहाँ सैचुरेशन नहीं होती, तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है कि आप किसी काम को लेके चल सकते हो। आई रिमेंबर आपने ब्रेस्ट कैंसर का तज़किरा किया, मुझे याद है NIC के अंदर ये इनक्यूबेटेड, आई सॉ स्टार्टअप जो कि बाहर दे हैव अब तो उन्होंने पार्टनरशिप कर ली विद द कंपनी अब्रॉड, और वो डेटा एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके दे ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि जी थ्रू एक्सरेज के पहले से इन द फीटस उसी स्टेज पे वो एग्जैक्टली सो वो चीज़ टू थिंक समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, और उसमें सारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आई थिंक कॉमसैट्स के थे कुछ, और नस्ट वगैरह के थे। तो वही वाली बात है, स्किल सेट एग्जिस्ट करता है, अपॉर्चुनिटी बनाने वाली बात है। और खासकर आजकल की दुनिया में जब कोविड ने इस इंडस्ट्री को और इस स्पेस को सडनली बहुत इंपॉर्टेंस भी दे दी, अनलीश किया है कि क्या पोटेंशियल था इसका। और हमारे पास इवन अपनी जो हमारी शॉर्टकमिंग्स थी ना, उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि हाँ ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब करो। और अब थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट इस तरफ आ रहा है, रिसर्च के फंडिंग्स वगैरह वो ऑटोमेटिकली इस तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। ये ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं वापस लेकर आऊँगा पोएट्री की तरफ। पोएट्री से ज़्यादा एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा सा एनेक्डोट। जब भी मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे ना नीचे हमेशा कमेंट आता है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मुझे याद है कल वाली पॉडकास्ट में भी एक खातून ने आके कमेंट किया हुआ था कि आपकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अगर आप उसको उर्दू में करें तो बड़ी पॉपुलेशन को रीच आउट कर सकेंगे। और जब भी मैं ये बात सुनता हूँ तो मुझे बिल्कुल 100% समझ ज़रूर आती है कि ऑब्वियसली अगर मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस है जो कि सुनेगी, और उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है वो उर्दू को ही बेहतर समझता है। अनफॉर्चुनेट मेरे एंड पे जो है ना, जिसको एक्सक्यूज़ कह लें या वो कह लें कि मैंने ग्रोइंग अप मेरा फोकस स्कूलिंग में इतना फोकस नहीं था उर्दू के ऊपर। सो हमें बेस्ट टीचर्स मिलते थे इंग्लिश के लिए, लेकिन उर्दू में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं होता था। और फिर सोसाइटी ने भी एक ऐसा बिल्ड किया कि
इंग्लिश ही बोलो तो एक सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश की तरफ चले जाते थे। तो सबसे जो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इस कॉन्वर्जेशन को ना उर्दू करने की, बट जो मैं पूछना चाहूँगा वही चाहूँगा कि आपके ख्याल में लैंग्वेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर एज ए कम्युनिकेटिव टूल क्या पावर है उसकी? अच्छा, आपके इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। मैं पहले सेकंड वाला ही पार्ट जो आपने पावर वाली बात की, लैंग्वेजेस की हमारी ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान से अगर थोड़ा सा इस बात को कंटेक्चुअलाइज़ करूँ, पाकिस्तान में तो इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारे सेपरेशन की एक वजह लैंग्वेज थी, ठीक है। हम तो जब इंडिया से अलग हुए थे तो हमने बहुत सारी बातों के साथ आइडियोलॉजी का हिस्सा है लैंग्वेज, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी टू नेशन थ्योरी का हिस्सा है कि ये हमारी उर्दू है तुम्हारी हिंदी है तो हम कैसे इकट्ठे रहें। तो लैंग्वेज तो इतनी पावरफुल होती है। और बाकी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस बेशक कितनी भी ज़्यादा हों, उर्दू बहरहाल उर्दू ही रहेगी, लेकिन इसमें कसूर हमसे ज़्यादा हमारी पिछली जनरेशन्स को, मैं आई एम सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो रहा है, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा कहती हूँ क्योंकि हमने बचपन से ये देखा, मैंने आपने हम लोग की स्कूलिंग में घरों में इवन पेरेंट्स वगैरह के साथ हमने इंग्लिश के साथ एक एलिटिज़म एसोसिएटेड देखा है, ठीक है। और एवरीबडी वांट्स टू लुक कूल, वो अफसरशाही निज़ाम है ना कि अफसर बन जाओ किसी कोई जो कॉलोनियल सेट अभी तक हमारा माइंड सेट था कि भाई अंग्रेज़ी बोलेंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे, और ये वो स्कूल्स में भी यही हुआ। फिर हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में वही राइटअप्स, वही सब कुछ, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हमें इंग्लिश के मिलते थे। उर्दू के बस वो होते थे कि यार ठीक है आए, हमने भी क्लास ली नहीं ली, वो वाला सीन होता था घरों में। अब मेरे घर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में तवज्जो दी भी गई, उसके बावजूद भी वो ज़ाहिर है 18 साल मैंने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश पे फोकस देखा। अभी भी मैं, मुझे पता है मैं इस इंटरव्यू में उर्दू की बात करके जाऊँगी, फिर भी बहुत सारे लोग नीचे लिखेंगे कि नहीं ये देखो ये तो इंग्लिश में बोल रही है। मैं तो खुद स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ की, मैं तो खुद उस कोशिश का हिस्सा हूँ जिसमें मैं बाकियों को भी लेके चलना चाह रही हूँ अपने पेज वगैरह के थ्रू कि यार मतलब ये कोई फ़ख्र की बात नहीं अगर आपको उर्दू में गिनती नहीं आती, ठीक है। ये मतलब, या इवन मैं एक दफ़ा मैंने वैसी शुगल में ना ज़रा अपने सर्कल में अपनी हमारी जनरेशन के लोगों से पूछा कि मुझे उर्दू के हरूफ तहज्जी सुनाओ। अब वो बड़ी जे भूल जाते हैं, नुक्तों वाला काफ भूल जाते हैं। ये कोई मतलब फ़ख्र की बात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज की तो बेसिक है ना कि आपको उसके अल्फ़ाबेट, अभी हम ABC मुझसे पूछें फर सुना देंगे, लेकिन उर्दू का भूल जाते हैं और हमें कोई मसला भी नहीं होता। और अगर इंग्लिश हमारी थोड़ी सी लेफ्ट राइट होती है ना तो हम ऐसे मजाक उड़ाते हैं उंगली उठा के तुम्हारा एक्सेंट कैसा, तुम्हारा वर्ड कैसा, और उर्दू आगे पीछे होती रहे तो हम वो कुछ भी, अब वो आज के लिए कल्चर है जी, ऐसा होएगा तो इवन टेंस भी नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन वो हम बोलते हैं क्योंकि यार कूल लगता है ना कि इस तरह से। मेरा मकसद भी इस टाइम यही है कि मैं चाहती हूँ कि उर्दू को कूल लगवा सकूँ लोगों को कि यार अगर आपको उर्दू आती है ना, उर्दू बोलो, साथ दूसरी लैंग्वेज सीखो। आपने हिंदी सीखनी है, इवन अब तो हिंदी का भी बड़ा मसला है, ये क्या समस्या है, और मतलब इस तरह की बातें अब आ रही हैं, वो भी ज़ाहिर एक मसला है। लेकिन ये आपका करना इतना बुरी बात नहीं है जितना इसको एक्नॉलेज ना करना बुरी बात है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चलो इसको ठीक करते हैं। 2-3 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग सीख लेते हैं, इंग्लिश भी, उर्दू भी, पंजाबी, जो कुछ भी, मतलब इवन जो रीजनल लैंग्वेजेस भी है ना, कोई बंदा पंजाबी बोल रहा है वो पेंडू नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को रिवाइव्ड रख रहा है, ये बड़ी फिट बात है उसकी। नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड आई थिंक इसका एक बड़ा ऑन अ पॉलिसी लेवल भी इसका एक इम्प्लीकेशन है, क्योंकि हम जनरल तो बात करते हैं, हम जनरली कहते हैं लैंग्वेज बोलो क्योंकि तुम्हारी ये पर्सनल आइडियोलॉजी है या उस तरह की चीज़ें। बट अगर मैं रिसेंटली आई वाज इन टर्की, उससे पहले मैं थाईलैंड गया था, जब भी मैं इस तरह की कंट्रीज़ में गया हूँ जो कंट्रीज़ पिछले 20 साल के अंदर बहुत रैपिडली ग्रो की हैं, आप तमाम ऐसी कंट्रीज़ में देखेंगे कि उनकी अपनी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होती है। अच्छा, वेरी वेरी लाइक एक्सट्रीमली टूरिस्ट कंट्रीज़, राइट, लाइक जहाँ पर टूरिस्टी कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, लेकिन उनके एयरपोर्ट्स तक में वो अंग्रेजी सही नहीं बोल सकेंगे, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर वाला आके सीखे कुछ भी करे उनकी लैंग्वेज। अच्छा, उसके ऊपर हम 10 बातें कह सकते हैं कि यार नहीं ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बट मैंने एक चीज़ नोटिस ये की कि आप उनकी कंट्री में कहीं से कहीं चले जाएं, हर चीज़ यूनिफाइड है। एग्जैक्टली उनकी शॉप्स के बोर्ड्स जो हैं वो यूनिफाइड हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका जो लिखा हुआ है वो यूनिफाइड है। पाकिस्तान में हमारा वो जो आपने जिस तरह कहा ना अफसर वाला जो निज़ाम है कि शॉप्स पे जाएं तो अगर अर्बन सेंटर्स की शॉप्स हैं तो वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है सारा, बार्बर शॉप से लेके हर चीज़, बैंक्स वगैरह सारे वो हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर क्लास की लेंगे तो वो इंग्लिश में है, फिर दूसरों के लिए वो उर्दू में बड़ी मुश्किल से कन्वर्ट की गई हैं, वो भी अरेबिक स्क्रिप्ट में लिख कर जो है ना वो उर्दू चल रही है। सो आई फील लाइक कि लैंग्वेज ऑन अ पॉलिसी लेवल, अगर हम कहते हैं कि हमने 22 करोड़ आवाम को इकट्ठा ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, तो वी हैव टू हैव अ यूनिफाइड कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। और हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि कम अज़ कम एक बेसिक चीज़ है ना कम्युनिकेशन, जिस पे हम पढ़ा किस लैंग्वेज में रहे हैं, हम काम किस लैंग्वेज में कर रहे हैं। मैं इतने बच्चों को जानता हूँ जो कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स हैं, लेकिन वो सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो अपनी बात, अपने ख्यालात जो हैं वो अंग्रेज़ी में नहीं बता सकते,
तो वो डर के पीछे हो जाते हैं। हालांकि विद द राइट टूल, अगेन विद उर्दू लैंग्वेज, वही बच्चा बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कर सकता है, लेकिन आपने सिर्फ लैंग्वेज की वजह से आपने उसको रोक दिया, सो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर हिट करती है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी यही है ना कि उसमें अब हम बचपन से, मैं वही जो अभी बात करी थी कि हमें बचपन से ये लगता था कि इंग्लिश बोलना ज़्यादा फिट बात होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े पेरेंट्स फ़ख्र से अभी भी बताते हैं, खासतौर पर ये जेन जी में तो अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि हम तो फिर थोड़े बेहतर लगते हैं उनके सामने कि इसको तो उर्दू में बात ही समझ नहीं आती। मतलब इस बात को आप फ़ख्र से जब तक बताते रहेंगे ना, तब तक मसला इसी तरह चलता रहेगा। जब हम उर्दू बोलने वाले का मजाक उड़ाएंगे, यार इसको देखो ये, तो इसलिए मैं खुद भी मैं ये चाह रही हूँ कि जब हमारे साथ के लोग, मैं उसी जनरेशन की हूँ, जब लोग मुझे देखेंगे यार ये भी तो हमारे साथ यहीं पड़ी है, ये भी तो कोशिश कर रही है, ये तो नहीं बुरी लग रही इस तरह करती हुई, फिर लोग थोड़ा थोड़ा सा इस तरफ आना शुरू, वो आप रोल मॉडल उस तरह के बनाएंगे और उस तरह कुछ करेंगे। अच्छा, इसी के साथ एक और पहलू आता है, अगेन ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा कि कमर्शलाइजेशन जब किसी भी चीज़ की होती है, लाइक, और इसका बड़ा आसान मिसाल ये है कि हमारे बच्चे जब क्रिसमस को कमर्शलाइज होते देखते हैं तो वो सेंटा क्लॉज के बारे में जानते हैं बट 12 रबीउल अव्वल के बारे में नहीं जानते, फॉर एग्जांपल, एज अ कल्चरल थिंग, राइट। सो कमर्शलाइजेशन जब होती है ना, तो वो मैसेज के अंदर जनरली आसान हो जाता है किसी भी चीज़ की अपटेक का। सो लेट्स टॉक अबाउट कमर्शलाइजेशन, राइट। बच्चे यूट्यूब पे जाते हैं, वो जाते हैं और जाके वो या तो इंग्लिश कंटेंट देख रहे होते हैं या वो हिंदी कंटेंट देख रहे होते हैं। हमारा कंटेंट उस हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता लैंग्वेज का। मैं अगर बुक्स लेने जाऊँ, मुझे याद है मेरे भाई ने, वो यूएस में होते हैं, तो उनको बड़ा शौक है कि बच्चे जो है ना वो उर्दू सीखें, रूट्स अपनी स्ट्रॉन्ग रहें। उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे उर्दू की किताबें लेके दो, बिकॉज बच्चों की भरी पड़ी है मेरे पास इंग्लिश की किताबें। तो मैं सईद बुक बैंक, या सईद बुक बैंक तो जिसे कहते हैं ना मैका ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर इन पाकिस्तान, मुझे बमुश्किल 2 किताबें मिली थी, बमुश्किल। वो भी इतनी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स थी कि दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं लेकर भेजूँ उनको। और वही वाली बात है कि कंज्यूमर एनवायरनमेंट में भी उर्दू को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। अगर मैं कंटेंट की बात करूं, अगर मैं, जैसा कि आपने कहा, इवन कल्चर का हिस्सा जो है वो ये है कि उर्दू, ओहो, लूजर टाइप्स, क्या लूजर है उर्दू बोल रहे हैं, उस तरह। एग्जैक्टली। सो पहली चीज़ तो ये आएगी कि लैंग्वेज और लिटरेचर, आई थिंक लिटरेचर इज एट द कोर ऑफ द लैंग्वेज, राइट। तो लिटरेचर की मैं कमर्शलाइजेशन की बात करूँगा, क्या आपको लगता है कि आजकल के टाइम के ऊपर लिटरेचर कमर्शलाइज हो सकता है? देखिए, लिटरेचर कमर्शलाइज जब तक हमारे पिछलों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, लिटरेचर कमर्शलाइज नहीं होगा। अभी मैं जब लिटरेचर की तरफ आती, देखिए सीधी सी बात है, नोबडी वांट्स टू स्टार्व, सबसे पहली तो बात है। जिस चीज़ में मनी का फैक्टर नहीं है ना, आप उसको कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ये है कि यार, मतलब एक शायर हमारे जहन में गरीब ही क्यों आता है हमेशा? आप कभी भी सोच के देख लें, उर्दू पोइट इज़ ऑलवेज गरीब, ठीक है। वो एक मजनू सा इंसान किसी कोने में बैठा हुआ है, भाई वो क्यों इस दुनिया में इंटीग्रेटेड एक बंदा शायर कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो ज़ाहिर है पिछले शोरा ने इस चीज़ पर शायद इतनी कोशिश नहीं की, उन्होंने साइड जॉब्स रखी अपनी, और उन्होंने अच्छा किया, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात थी कि उन्होंने किया। लेकिन साथ साथ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट देना, अब मेरे लिए थोड़ी सी लग्जरी है कि मुझे सोशल मीडिया का एडवांटेज मिल गया। सोशल मीडिया जहाँ आ जाता है, आप अपनी बात को बड़े आराम से भेज भी सकते हैं, आप आराम से मोनेटाइज भी कर सकते हैं। मुझे ये बात कहने में कोई शेम महसूस नहीं हो रही कि मैं उर्दू अदब को मोनेटाइज करना चाह रही हूँ। मोनेटाइज जब तक, मैंने अगेन स्टार्ट में ये बात बोल दी, जब तक मोनेटाइज नहीं होगी आप उसको मैसेज तक पहुंचा ही नहीं सकते, पहुंचा सकते, राइट। सो तो ये तो एक इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है, जिस आप जिसे कहते हैं ना कि पैशन के साथ आप निकली हैं, जिस विजन के साथ आप निकली हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए तो एक इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है। अब मैं खड़ी होके मैं अपनी शायरी तो मेरा एक पार्ट है, मैं उसमें से बाज़ दफ़ा मुझे कोई शेर मज़े का लगता है, मैं उसको आके अपने इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे आके फिर मैं उसमें से उर्दू के 2-3 लफ्ज़ लेके उनके मतलब बता देती हूँ, या इस तरह की कोई भी चीज़, ताकि लोग कल को उसको अपनी उर्दू में इस्तेमाल कर सकें। अब ये इस तरह की जब चीज़ें मैं शुरू करूँगी और मुझे उसमें से कोई बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, या मैं या कोई भी और करें, या मुझे कोई बड़े शायर या कोई आके मुझे इस तरह का क्रिटिसिज्म मिलता है, आप तो शायरी को कारोबारी बना रही, मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मैं तो मान रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि and that's the genius of your work, rather than criticizing you for it, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि you are able to find commercialization in an industry जो कि ऐसा था कि तो सब मरने वाली है, आज मरेगी या कल मरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी किताब 3 साल से पब्लिश्ड है, किसी को भी नहीं पता था। अब जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो सबको पता है यार इसकी भी कोई बुक है। भाई रीच बढ़ रही है ना आपकी, और यूट्यूब पे आपके किसी मुशायरे की वीडियो आ जाए तो ठीक है, लेकिन आप वैसे वीडियो डाल दो तो गलत है। तो मतलब ये अजीब सी कुछ मतलब समझ नहीं आ रही शायद लोगों को। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, एंड वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस, बट आपने स्टार्ट में एक बात बोली थी कि आप 12-13 साल के थे, तो घर पे आके ना वो एक वर्ड देते थे और उससे शेर बनाना आता था। अच्छा, मुझे इससे बड़ा वो हुआ कि दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक फ्री स्टाइल, राइट, कि हिप हॉप कल्चर के अंदर वो आते हैं और आके आपको एक वर्ड देते हैं और कहते हैं कि यू नो से एक रैप लिखो। सो हाउ क्लोज डू यू थिंक, और जो मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं दिमाग में, वो क्या बन रहे हैं, वो अगेन रैप से और वो म्यूजिक से बन रहे हैं, राइट, कि रैपिंग एज अ
एज अ मीडियम इज़ बेसिकली कि वो पोइट्री है, जस्ट कि उस पोइट्री को डिलीवर करने का एक तरीका है, राइट? एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई एज्यूम द सेम थिंग कि गज़ल भी वही है और कोई भी गाना जो है वो वही है इफेक्टिवली। सो आप इस मिक्स में अपने आप को किधर देखती हैं? राइट नाउ मेरा फ़िलहाल तो ये सीन, मैं वैसे अगर रैपिंग वाली साइड पे आऊँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे ना ये कॉम्पिटिशन्स आजकल हो रहे हैं कि वो आपको एक्सटेम्पोर पोइट्री के लिए उसी टाइम टॉपिक देते हैं या वीडियो दिखाते हैं कि इस पे लिखें या कुछ भी। तो वो भी मैंने किया और मैंने जीते वो ना, तो वो बड़ा मज़े का लगता है वो वैसे। लेकिन ये कि राइट नाउ मेरा जो फोकस है मेरी अपनी गज़ल और उस पर, बाकी अगर कोई कोलैबोरेशन मेरे साथ इस नौयत की करना चाहे, बेसिकली क्योंकि आपका तो एक एक्सपर्टीज है, बट देन मैं आपको बड़ा बताऊं, मुझे तो वर्ड प्ले आता है बेसिकली, एग्जैक्टली, बाकी उसका क्या करना है वो अगर किसी और कोई कर सकता है तो वो कर सकता है, और वो एक रोल है इन इटसेल्फ। क्योंकि मैं उसामा कमलाड़े आए हुए थे, ही इज़ अ वेरी फेमस रैपर फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड उनसे मेरी एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि रैपर्स मैंने पाकिस्तान में जो देखे, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट एक्सक्लूसिव टू रैपर्स, दिस इज़ ऑल्सो एक्सक्लूसिव टू अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस दैट आई सी। मैंने लिटरली ये देखा है कि हमने ना वाइटल साइंस और जुनून के टाइम के गाने लिए हैं, उनको एक डब्बे में डाला है, मिक्स करते हैं और उसकी ना एक वर्ड वॉमिट निकलती है, राइट? कि सेम वर्ड सेम ख्यालात को हम निकाल रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमारी म्यूज़िक जो हम गोल्डन टाइम कहते थे ना 90s वाला, एंड दिस इज़ अगेन माई ओपिनियन, प्लीज़ मुझे अटैक ना करिएगा, बट मेरा ओपिनियन ये है कि हमने अपनी जो लिरिक्स हैं उन लिरिक्स में वो कनेक्ट लूज़ कर दिया हुआ है, जिसमें सुनने वाला कहे कि यार ये तो मैं फील कर रहा हूँ, जो काम आप करती हैं इफेक्टिवली कि ख्यालात को या थॉट्स को या फीलिंग्स को वर्ड्स में आप लेकर आती हैं, एंड दैट्स वेयर फॉर समवन लाइक यू देयर इज एन इवन अ फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट रोल कि आप जाकर कोलैबोरेट जब करेंगी तो आप इस पूरे आर्ट फॉर्म का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाएंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये कि इसमें भी मैं वही बात करूँगी कि अगर लिखने वाले को भी उतने ही या एटलीस्ट उसके करीब करीब पैसे मिल रहे हो ना जितने डिलीवर करने वाले को मिल रहे हैं, या कोई उतना ही मॉनेटरी बेनिफिट उसका भी हो, फिर ये चीज़ बहुत अच्छी चल सकती है। अभी आप देखें बहुत सारी अभी भी हम, हालांकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो अच्छी शायरी वाले गाने सुनना चाहती है, आप अभी भी देखें तो लोग उठा उठा के पुरानी गज़लों वाले गानों के रैप या वो सॉरी जो रीमिक्स बनाते हैं वो बड़े चल जाते हैं, क्योंकि उनके लिरिक्स अच्छे होते हैं ना, वो गज़ल होती है प्रॉपर, असल में वो इस इंटेंट से तो लिखी भी नहीं गई होती। तो लेकिन मसला ये होता है कि जो लिखने वाला होता है ना वो एक कॉन्सर्ट वाले से ज़्यादा क्या उसके करीब करीब भी उसको पेमेंट नहीं होती। वो गाना चल रहा होता है, अल्फाज उसके होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उसका नहीं घर का खर्चा चल रहा, तो वो अगली दफ़ा कहता है यार मैं इससे तो बेहतर है मैं नहीं करता या छोड़ देता हूँ या कुछ भी। तो अगेन मसला वही है कि मैं ये चाहती हूँ कि उर्दू अदब वालों को या उर्दू वैसे लिखने वालों को, कोई भी जो इस हवाले से कुछ भी कर रहा है, इवन सिर्फ शायरी की बात नहीं, जनरली भी जो और जॉनरा होती हैं लिटरेचर की, लोगों को उतने पैसे मिलना शुरू हो जितना उनका टैलेंट है, उसके बाद ये सब चीज़ें कोलैबोरेशंस भी हो सकती हैं, फिर सब कुछ ही चल सकता है। आई थिंक अगर हम टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट से ये बात देखें तो ग्लोबली क्या होता है, रॉयल्टीज का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? कि आप कहते हैं कि जी अगर मेरे वर्ड्स यूज़ हुए हैं कहीं पर, कॉपीराइट क्लेम ठक कर आता है और रॉयल्टी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम आई थिंक यहाँ पर पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं कर सका। आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ लाइक ये बजाओ.pk एंड पटारी एंड ये सारे के सारे, मे बी वी कैन क्रिएट अ मोर जिसे कहते हैं ना कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर आवर क्रिएटर्स, नॉट जस्ट कि जितना शायर तो एक हो गए, बट मैं अगर एक जिस तरह मैंने देखा था इरफान जुनेजो जो हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस ब्लॉगर, उनका जो है वो ड्रोन शॉट्स रैंडम लेफ्ट राइट कभी किसी की मोबाइल के ऐड में लगा होता है, कभी कहीं लगा हुआ होता है, और रॉयल्टी का तो मजाक ही कोई नहीं है। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम जो कि आर्ट फील्ड के अंदर अक्रॉस द बोर्ड हर कोई फेस कर रहा है। बट कमिंग बैक टू नाउ द डिजिटाइजेशन ऑफ दिस, राइट? आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर यू बीन एबल टू गेट अ वेरी गुड आउटरीच। सो अभी कितना अरसे से आप हैं उस पे? मैंने जो अपना पेज स्टार्ट किया था उसको तो खैर अब 2-3 साल हो गए, लेकिन इनिशियली मुझे इतना नहीं समझ आया था कि इसका पोटेंशियल ऐसे है, और इनिशियली मुझे थोड़ा सा बड़े लोगों की तरफ से ऐसा बैकलैश आया कि यार ये तो शायरी, मुझे भी नहीं पता था कि शायरी को कारोबारी बनाने में कोई मसला नहीं है। अच्छा। तो उस टाइम पे तो मुझे लगा कि शायद मैं शायरी के साथ या अदब के साथ या उर्दू के साथ कोई ज़्यादती कर रही हूँ कि मैं इसको इस तरह लेकर आ रही हूँ। लेकिन मैंने पिछले कुछ अरसे में देखा कि कुछ लोग जो ज़्यादती कर रहे हैं, मुझे पता है ऑडियंस को समझ आएगी कि मैं किन शोरा की बात कर रही हूँ, जो असल में उर्दू के साथ ज़्यादती कर जाते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे लाने की वजह से। कंज्यूमरिज्म वाला चक्कर है, जो जिधर वाह मिल गई, थोड़ा सा भी अखलाक से गिरा हुआ, मयार से गिरा हुआ, हदबंदी से गिरा हुआ एक शेर सुना दिया, लोगों को पसंद आ गया, चलो जी वाह होगी। वो चीज़ मुझे लगा कि ये तो सही नहीं है। लेकिन अपना मयार कायम रखते हुए जब मैंने सोशल मीडिया पे एक उर्दू की एक ब्यूटी कायम रखते हुए ना, एक आर्ट की भी तो एक ब्यूटी है जिसको रखना था मैंने, जब वो मैंने प्रेजेंट किया तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, मुझे वो भी
अल्लाह ताला मुझे वो करे। लेकिन मुझे कोरोना का इससे थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि मुझे उन दिनों में समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, सबका ये मसला था। मैंने कोरोना पे पोएम लिखी थी, मैंने उसको आउट इन द पब्लिक, मैंने कहा यार चलो बैठ के पढ़ के सुना देती हूँ लोगों को, ज़रा एक ह्यूमनाइज्ड एलिमेंट जाएगा ना कि ये शायर है। मैं वॉइस ओवर्स करती थी लेकिन वो किसी को कभी पता नहीं चलता था कि कौन है। मैंने सुनाई, बड़ी वो लोगों को पसंद आई, तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा लोग सुनते हैं, लोगों को समझ आती है, लोग मुझे गलतियाँ बताते हैं मेरी बाज़ दफ़ा, आपने यहाँ गलत बोल दिया आपने, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार अच्छा ये एक्चुअली आखिर तक गए थे, उन्होंने तो पूरी गज़ल सुनी है मेरी। तो वो टाइम के साथ साथ अभी मुझे ऑलमोस्ट 6-7 महीने हुए, मैं भी सिर्फ सोशल मीडिया का लैंडस्केप समझ रही हूँ कि मैं लिटरेचर को किस तरह से इसमें, या लैंग्वेज को कैसे कैसे इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा बोला कि वो करते हुए वीडियो पढ़ते हुए वीडियो, यासरा रिजवी आई थिंक, बिल्कुल हाँ, शी डज अ लॉट ऑफ दिस एज वेल। बिल्कुल मुझे वो दैट्स आई थिंक प्रॉब्ली द फर्स्ट एंड ओनली टाइम आई हैव सीन समवन डू दैट, और मुझे पर्सनली वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ परफॉर्मेंस, राइट, बिकॉज सडनली वो जो मसला आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर पोइट्री का कि इमोशन नहीं था, क्योंकि पुराने वक्तों में तो ये था ना कि वो जो पोएट था वो आके पढ़ता था, तो वो करता मुशायरे में पढ़ता था, तो आपको समझ आती थी कि भाई किस गहराई से बात कर रहा है आकर। सो वो वीडियो वहाँ पर एक गैप ब्रिज कर देता है इफेक्टिवली। एंड अभी आपके इस वक्त कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं? इस टाइम मेरे उस पे यूट्यूब पे तो खैर कम है, क्योंकि मेरा फोकस फेसबुक पे ज़्यादा है, तो मेरे अबाउट 1,07,000-8,000 इस तरह से हो गए हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर ज़बरदस्त। इंस्टाग्राम भी आप इस्तेमाल करें? इंस्टाग्राम भी अब ज़रा लो की है, उसमें 4-5 हज़ार है। मेरा मेजर फोकस फेसबुक के ऊपर है इस टाइम, क्योंकि उस पर ज़रा स्टार्ट मैंने वहाँ से लिया था, अब मैं सेकंड पे अब मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ, मेरी प्लेलिस्ट वगैरह की इंशाल्लाह एडिशन है। मेरे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बाकी जो लोग मुझे कह रहे होते हैं कि हम इस तरह सीखना चाहते हैं, तो मैं फिर वो भी इनकॉर्पोरेट करती हूँ इंशाल्लाह। यूट्यूब आई थिंक इज गोना बी फन कि आप किस तरह उसको लेकर जाती हैं, बट आई फील लाइक आपको इंस्टाग्राम करना चाहिए बिकॉज एज अ मीडियम इंडिविजुअल्स, बिकॉज आई फील लाइक कि आर्ट फॉर्म के अंदर जब तक आपको पता नहीं ना आर्ट बनाने वाला है कौन, थोड़ा पर्सनलाइज्ड एलिमेंट जो आता है कि जब लोग आपको जानेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात से कनेक्ट ज़्यादा कर सकेंगे। बिल्कुल तो वो चीज़ इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म आई थिंक मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रही हूँ। ज़रा मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी फेसबुक से, तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर हो रही हूँ। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, सो अगेन हमने कमर्शलाइजेशन की बात की और उसमें हमने उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा किया। एज अ लैंग्वेज मैं समझना चाहता हूँ कि आप किस तरह से पाती हैं दोनों लैंग्वेजेस को, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लोग कहेंगे इंग्लिश उर्दू को ही क्यों कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि हमारे पास हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारे कोर्ट की जो जजेस हैं वो जो आपको बताते हैं ना रिजल्ट या क्या रूलिंग होगी, वो इंग्लिश में आती है, ठीक है। अब आपकी जो कौम है उनको क्या समझ आएगी कि यार ये क्या इसका रिजल्ट, विच इज़ वाई हमारे अजीब हाफ कंफ्यूज्ड किस्म की ही कौम है बेचारी, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। तो चलें, एक तो हमने ये समझ लिया कि इसमें देयर इज़ अ कॉलोनियल बैकग्राउंड, उस टाइम के ऊपर ऑफिशियल लेवल के ऊपर इंग्लिश आ रही थी, एंड उस टाइम के जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे या टेक्नोक्रेट्स थे वो इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा उस टाइम की कंपल्शन भी थी, चलो ठीक है चल गया उस टाइम पे। अब अगर मैं कहता हूँ कि जी उर्दू वर्सेस इंग्लिश, तो हाउ डू यू कंपेयर बोथ लैंग्वेजेस? लैंग्वेजेस का तो ये देखें, अब पाकिस्तान में तो अभी ऑफिशियल लेवल पे तो इंग्लिश ही चल रही है, ठीक है, लेकिन हमें ना हमारे करिकुलम में उर्दू को लाना। अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी कि CSS के एग्ज़ाम्स जो हैं वो उर्दू में करने की हो रही है कि जी सारे उर्दू में दें। अब CSS के एग्ज़ाम को उर्दू में कैसे दे दे जब उसने पिछली 18 या 16 जितनी भी साल की उसकी एजुकेशन है उसने की ही नहीं कुछ भी चीज़ उर्दू में। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 4-4 साल अपना नाम भी उर्दू में नहीं लिखा होता, वो आखिर में CSS अटैम्प्ट करके कैसे उर्दू में एग्ज़ाम्स दे देना। तो जब तक आपके करिकुलम की बुक्स ट्रांसलेट नहीं होंगी, अगर इवन जो आपने भी जजेस की बात की, आपकी लॉ की बुक्स उर्दू में क्यों नहीं है? हमारे पास कोई ये जो पढ़ते हैं लॉ वगैरह, क्यों नहीं उनके पास उर्दू में बुक्स आती हैं? अगर वो, मुझे ये लगता है कि आपके करिकुलम के लेवल से जब चीज़ें चेंज होती हैं ना, तब वो ऑफिशियल लेवल तक जाके चेंज होती हैं। अभी एकदम से एक वर्डिक्ट आता है आर्टिकल 256 आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें उर्दू को बड़ा वो करते हैं जी ये वो। अब उसको आप एकदम से ऊपर से चेंज नहीं कर सकते जब तक आप नीचे से सारी चीज़ों को चेंज करते करते, जाहिर है टाइम लगेगा। ये इतने अरसे में हम यहाँ आई थिंक जनरेशनल शिफ्ट ही होगा, लाइक आप बेसिकली करेंगे कि आप एक जनरेशन बनाना शुरू करेंगे जो कि फुली उर्दू होगी, क्योंकि आज ये तो फिर ज्यादती होगी ना, मुझ जैसे लोगों के साथ ज्यादती होगी कि जो कि कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर। एकदम से कहे कि अब से तुमने सब कुछ उर्दू में करना है, ठीक मैं कैसे करूं जाकर, कैसे करूं? सो आई थिंक आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट एक एक ऐसा बच्चा जो कि प्राइमरी में एंटर हो रहा है उसको आप उर्दू सिखाना शुरू करें, एंड देन वहां से एटलीस्ट मे बी दैट जनरेशन कैन इन 30-40 इयर्स क्रिएट एन एंटायर कंट्री जहां पर हर बंदा एक ही जुबान में बात करे। फिर उसके सिर्फ करिकुलम के लेवल पे नहीं, पेरेंट्स के लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता डलना शुरू हो कि अगर ये उर्दू बोल रहा है तो आप इससे उर्दू में बात करेंगे, इंग्लिश स्कूल में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ है, दोनों लैंग्वेजेस को इकट्ठे लेके चलें ताकि
दोनों लैंग्वेजेस, इवन हिंदी, सब लैंग्वेजेस की ब्यूटी मेंटेन रहते हुए तीनों लैंग्वेजेस सबको समझ आए, सब सीखना चाहते हैं सीखें, कुछ और भी सीखें। मतलब लैंग्वेज तो अपने तौर पे बहुत बड़ी दुनिया होती है। वो किसी का कोट है कि मुझे भूल गया कि किसका था, कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ लाइक एक्वायरिंग अ न्यू सोल। तो आप मुख्तलिफ सोल्स एक्वायर करें लेकिन सबकी स्पिरिट अपने अंदर मेंटेन रखें। एंड ऑल्सो साथ साथ आप ये ना करें कि एसोसिएट करें किसी चीज़ को कि ये एलीट है, ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर, ये वाला काम छोड़ दें। तो इंशाल्लाह उर्दू में बड़ा वो है, पोटेंशियल है उर्दू में। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन पॉज करूँगा, मैं दूसरी साइड पे लेकर आऊँगा। अभी दिमाग में मेरे सवाल आया कि जी बायोटेक्नोलॉजी जो आप पढ़ रही थी, आपने बोला कि आप कोर्सेज बड़े इंटरेस्टिंग थे, किस तरह के थे? हमारे कोर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो मुझे पता है आजकल लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जीन मैनिपुलेशन वाला जो सारा सीन है, जो क्रिस्पर एंड वो सारी साइड। बिल्कुल। अब मतलब आपको अगर मॉडिफाइड बेबीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे एथिकल एंड मॉरल वाली चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर इफ़ यू आर एबल टू डू इट तो आपको एक मज़ा तो आता है ना कि यार मुझे ये भी समझ आ रही है बात। बाकी जो आपके बॉडी के लेवल पे, क्योंकि मेरा हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी था, तो हमारा ज़्यादातर काम डिजीज़ के लेवल पे समझने वाला था कि यार क्या हो रहा है बॉडी को, क्या कर सकते हैं। मेरा कैंसर पे काम था। कैंसर इज़ लाइक इस टाइम पे अगर कैंसर का कोई क्योर आ जाता है, कोविड के बाद अगर सेकेंड नंबर पे कैंसर है जिसका क्योर आ जाता है कोई, या कोई भी जनरल सी चीज़, तो बड़ा मतलब पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा है उस चीज़ का। डेफिनेटली आई थिंक वो फियर मंगरिंग का तकाजा है ना कि हम हमेशा जाके वो ब्लू आइड बेबीज़ की बात ही करते हैं, बट ये जो एक्चुअली सबसे पहली इसकी जो एप्लीकेशन है वो तो डिजीज़ पे ही है। और आई वाज लुकिंग एट दिस डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं, नेटफ्लिक्स के ऊपर देयर इज एन एंटायर डॉक्यूमेंट्री ऑन क्रिस्पर पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री और उसमें उन्होंने बताया बेल लॉरिएट से उन्हीं की है वो। एग्जैक्टली। और उसमें उन्होंने एक वो पार्ट था जिसमें उन्होंने दिखाया कि जी आंखों का वो स्टार्ट करना शुरू किया है कि किस तरीके से ब्लाइंड पीपल कैन स्टार्ट सीइंग अगेन एंड वो सारा का सारा। तो आई थिंक द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अगेन जाहिर है बड़ा स्केरी लगता है आपको कि आर वी गोइंग टूवर्ड्स अ टाइम वेयर हम हैक करना शुरू हो जाएंगे, 2 आर्म्स यहाँ से निकल जाएं, या बेसिकली आप वही वाली बात है कि एवोल्यूशन को आप हैक करना शुरू कर देंगे, गॉड्स परफेक्ट क्रिएशन के साथ खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कि बहुत सारे ऑब्वियसली लोग हैं जो कि उस परफेक्ट सिचुएशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वो हमारी नॉर्मल क्रिएशन तक ही अभी नहीं पहुंच पा रहे। और मतलब अल्लाह ताला ने अगर आपको एबिलिटी दी है कि आप उसको वहाँ रोक सकें जहाँ आप ह्यूमैनिटी का फ़ायदा कर सकते हैं। मतलब अगर एक थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, ठीक है, आपको पता होता है उसकी लाइफ कम है, ठीक है, और आप उसको बढ़ा सकते हैं अगर आप उसकी पता होता है ना, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं मॉडिफाई। तो फिर आप मतलब पढ़ के आप क्यों नहीं करेंगे। या कैंसर वाला बंदा, आपको पता है यार वो कितनी तकलीफ। सब मेरा काम ये था कि मैं कीमोथेरेपी के ऑल्टरनेटिव्स देख रही थी कि कीमोथेरेपी को अवॉइड करके कोई टारगेटेड थेरेपी आ सके, क्योंकि वो हमें पता है वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। तो अगर कोई टारगेटेड थेरेपी आ जाती है और एक्जैक्टली उन सेल्स को मारा जा सके जो मसला कर रहे हैं बॉडी में, तो एक कैंसर वाले मतलब एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पे मेरा काम था, लेकिन वो ओवरऑल कैंसर का भी वही मसला है सारा, तो वो एक ओवरऑल बहुत अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी अगेन इज बायोलॉजी एंड देन इट्स टेक्नोलॉजी, राइट? गूगल अल्फाबेट एक्चुअली की कंपनी एक आई थी जो कि नैनोबॉट्स के ऊपर काम कर रही थी, एंड दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस एंटायर इंडस्ट्री। तो अभी तक किस पॉइंट तक जा चुके हैं? खासकर नैनोबॉट्स इज समथिंग दैट आई पर्सनली फाइंड वेरी फैसिनेटिंग। डू यू थिंक अगले 10-15 साल के अंदर हम कुछ इसके अंदर मैसिव ब्रेक थ्रूज देख सकेंगे? मे बी मसला ये कि अब जो ग्लोबली भी ना लोग, ठीक है, नैनोबॉट्स वगैरह, लेकिन ज़्यादातर अब दोबारा से डिजीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं लोग। खासतौर पे कोरोना वाली जो बात है ना, उसके बाद से तो अब ये हो रहा है कि डिजीज़ को क्योर कैसे करें। बट वो नैनोबॉट्स में यही था ना, जो गूगल की थियरी है, उनका कॉन्सेप्ट ये अल्फाबेट की, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपको जो उन्होंने सबसे बेसिक एक यूज़ केस दिखाया था कि जी आप इंजेक्ट करेंगे नैनोबॉट्स को, वो जाएंगे और वो जाके ना पोटेंशियली जहाँ पर कैंसरस सेल्स बन रहे हैं या जहाँ पर आपने प्री डिफाइंड आपने रख लिया कि जी मेरी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल क्लॉग आ रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है, और वो जाएंगे और वो जाके उस क्लॉक के ऊपर जाके लगेंगे और उसको जाके फिक्स कर देंगे फॉर एग्जांपल, सो आई डोंट हैव टू गो थ्रू एन ऑपरेशन। या मैं जाके अगेन कैंसर वाली मिसाल मेरे दिमाग में आ रही है कि मुझे नहीं पता कि कैंसर सेल्स कहाँ बन रहे हैं। इस वक्त मैं क्या करता हूँ कि मैं एक जनरली जाता हूँ, जाके पीस काटता हूँ, उसको देखता हूँ कि जी इसमें है कैंसर कि नहीं है, और फिर मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ फैल चुका है। व्हाट दैट नैनोबॉट इज गोइंग टू डू इज कि वो मुझे इमेजरी प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ एग्जैक्टली वहाँ पे मसला हो चुका है। मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट इसी पे था कि हमने वो नैनो पार्टिकल्स बनाए थे, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, और वो सारा तो काम बड़ा मज़े का है, लेकिन मसला ये कि इसके साथ टॉक्सिसिटी के इशूज़ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। मैंने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पे काम किया था, वो टॉक्सिक नहीं होते लेकिन वो महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अगेन वो मतलब कमर्शियली फीजिबल नहीं है कि आप उसको इस तरीके से लेके चल सकें। तो हमने कोशिश की थी कि हम बहुत ही चीप सोर्सेज से बनाने की कोशिश करें, बन भी गए थे, लेकिन अगेन वो मसले मसाइल थे।
बट स्टिल हाँ इन द लॉन्ग रन अगर 10-15 साल के बाद हम देखें तो मे बी बहुत लगता है कि ये किसी तरफ जा सकता है, कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। और इलॉन मस्क का न्यूरोलिंक फॉलो किया आपने? हाँ नहीं मैंने वो नहीं देखा अभी। सो व्हाट ही इज डूइंग इज के, और इसमें मैं ये एथिकल क्वेश्चन है आपके लिए, उसमें वो कर क्या रहा है कि वो ये कह रहा है कि जी आपके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी चिप लग जाती है, ठीक है, और वो ब्रेन की जो आपकी सर्किटरी है उसको वो टैप करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसने अभी कोविड के दौरान उसने एक टेस्ट केस किया था और ये भी बड़ा फैसिनेटिंग था। लोग कह रहे थे कि वैक्सीन के अंदर जो है ना वो चिपें लगा रहे हैं, तो वो बिल गेट्स को बेचारे को जलील कर रहे थे। इलॉन मस्क ने लिटरली पूरी की पूरी वो की है प्रेजेंटेशन की, जिसमें वो चिप लगाते हुए दिखा रहा था, एंड पीपल वर लाइक नोबडी ये नहीं कर रहा। बट उसने वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो 100 वेरी वेरी टाइनी स्ट्रैंड्स जो है वो आपके नर्व्स के अंदर घुस जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो उसने वो पूरा उसका दिखाया कि जी हाउ दे वर एबल टू डू इट विथ 4 पिग्स, और वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसमें वो पिग्स जो है उनका रियल टाइम के ऊपर डिफरेंट मतलब वो एक्शंस के साथ जो है ना उनकी ब्रेन वेव्स किस तरह अप एंड डाउन हो रही थी, ठीक है। इवेंचुअली वो क्या करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इन योर ब्रेन जो मूव कर रहे होंगे, तो वो चिप जो है वो उनको कैप्चर करेगी, वो उनको ट्रांसमिट करेगी टू अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। सो मे बी वी माइट बी एबल टू सी आवर ड्रीम्स, और ये तो एक बहुत ही फार फेच्ड है कि ड्रीम्स तो इज प्रॉब्ली डेकेड्स अहेड, बट एट द वेरी लीस्ट बेसिक उसका जो यूज केसेस वो बता रहा था वो ये था कि जी अगर मैं पैरालाइज्ड हूँ, मेरी नर्व्स यहाँ से कट गई है, तो मैं 2 चिप्स लगाऊंगा और वो आपस में वायरलेसली कम्युनिकेट करके इट विल स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स टू माई बॉडी अगैन। या फॉर एग्जांपल मैं पैरालाइज्ड हूँ और मैंने कंप्यूटर इंटरफेस इस्तेमाल करना है, तो मैं अपने ब्रेन से बता दूंगा कि जी ये वाला कैरेक्टर, ये वाली लैंग्वेज, सो स्पीकिंग वाली आना शुरू हो जाएंगी। अगेन द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इफ व्हाट यू आर इफेक्टिवली डूइंग इज कि आप अपने कॉन्शियसनेस को कंप्यूटिंग के अंदर ले आओ। बिल्कुल, ये जो एआई वाला सारा सीन है, जब तक अभी ये न्यूरो में ज़्यादातर काम हो भी इसी लिहाज से रहा है कि एआई के साथ न्यूरो बायोलॉजी को लिंक करें ताकि वो ब्रेन को समझ सकें और ब्रेन को फिर एक समझें, आउट ऑफ द हेड एक ब्रेन यहाँ ला के रखें। एग्जैक्टली। तो अब इसमें एथिकल क्वेश्चन क्या है? 2 किस्म के कैंप्स हैं। एक कैंप ये कहता है कि यार एआई जो है ना इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी बेस्ट थिंग दैट हैपेंस टू अस। दूसरा कैंप ये कहता है कि एआई इज गोइंग टू बी लाइक टर्मिनेटर, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस, इट्स गोइंग टू बिकम स्मार्टर देन वी आर, एंड देन द रोबोट्स विल बेसिकली टेक ओवर द वर्ल्ड। इलॉन मस्क ये कहता है कि जी नहीं, ना एआई ना रोबोट्स आएंगे ना एआई आपको टेक ओवर करेगी। वो ये कह रहा है कि एक सुपर स्पीशी बनेगी जो कि बेसिकली विच विल बी एन अमैलगमेशन ऑफ ह्यूमन एंड एआई, ठीक है। वो आपकी चिपें लगेंगी ब्रेन के अंदर और आपको बेसिकली विद 5G एंड 6G एंड 7G यू विल हैव द एंटायर वर्ल्ड्स नॉलेज विद अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। सो मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बैठा बैठा सोच लिया कि यार अच्छा कौन सी सर्जरी कैसे होती है, ठक मेरे पास सारा डेटा आ गया और मेरा ब्रेन ने उसको प्रोसेस कर लिया। अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे पहली चीज़ तो समझ आती है, वो ये समझ आती है कि 100% वी विल बी देयर जिस स्पीड से हम जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मैं उसके अच्छे यूज़ केसेस देखूँ तो डेफिनेटली यू नो देयर इज सो मच दैट वी कैन डू विद इट एज ह्यूमन बीइंग्स। हम आज अब सेल फोन को भी तो एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर मेरे ब्रेन के साथ अगर बायोलॉजिकली मैं कनेक्टेड हूँ टेक्नोलॉजी के साथ, तो हाउ इज़ दैट अ बिग प्रॉब्लम। और ऑल्टरनेट साइड जो है इसकी वो ब्लैक मिरर की तरफ लेकर जाती है। यू नो वो कहती है कि इफ़ यू कैन सी योर मेमोरीज अगैन, आंखों में चिपें लग गई, टेक्नोलॉजी को किस हद तक हम लेकर जाएंगे। सो वेयर डू यू सी दिस गोइंग? लाइक डू यू थिंक के टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद ह्यूमन बीइंग्स इज दैट समथिंग जो कि इट्स इनएविटेबल एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, और डू यू थिंक के मतलब यू आर अ बिट मे बी पुरानी जनरेशन के लिए वो शायद कंजर्वेटिव थे आपके आइडियाज़ के साथ कि सेलफोन क्यों इस्तेमाल कर रही है, बट मे बी यू आर टू कंजर्वेटिव कि आपका बेटा कल आपको बोले कि यार मैंने चिप लगवानी है। हाँ, अच्छा मेरा इसमें ये है कि इट इज़ इनएविटेबल, लेकिन ये अपने मसलों के साथ आएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आप कर लें, ह्यूमंस आर मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई ईविलनेस ज़रूर होती है। और फिर जब वो आप एआई में ले आते हैं उसके अंदर एथिकल एलिमेंट तो फिर ख़त्म हो गया ना। वो जो आपने ब्रेन यहाँ बना दिया वो नहीं, उसको नहीं पता कि किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं। आप उसमें प्रोग्रामिंग जैसी कर देंगे वो वैसे ही करेगा उसके बाद। अब उसमें ज़ाहिर है जो उसके फ़ायदे हैं वो बहुत बहुत इमेंस हैं, लेकिन स्टिल अगर उसके अंदर उसको बिल्कुल अनचेक छोड़ दिया जाए कि यार अच्छा ठीक है अभी होने दो इसको, तो और ख़ासतौर पर इतनी जल्दी ये 10-20 साल के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने साथ मुसीबतें भी लेकर आएगा। फिर जो जिनको हम कह रहे हैं कि यार वो कंजर्वेटिव्स की सोच है, बहरहाल उसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर है बहुत
हैं क्लीशे भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं जो कि बहुत फिर ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यही मसला ये जो अभी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़ वाला भी यही प्रॉब्लम है कि यार कोई सुपर स्पीशी ला के ना खड़ी कर दो कि यार बिल्कुल ही डिजायर्ड ट्रेट्स, हर बंदा फिर वो रेसिज्म वाला इशू भी आएगा कि हर किसी को ये होगा कि यार मुझे इस तरह का, मतलब वो बेसिकली रेसिज्म तो शायद मैं ना भी कहूँ, क्लासिज्म बड़ा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा ना, कि बच्चा जो है वो आप ऐप पे खरीद रहे होगे कि यार मुझे हाथ ये वाले चाहिए, पाँव ये वाले चाहिए, अगर पैसे अच्छे हैं तो एक अच्छा। और आप मार्केट सर्वे करके आओगे कि इस तरह के बच्चे कामयाब होते हैं, फिर आप लोगों को ऐप में डाल दोगे कि मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसा तो फिर वो बड़े मसले, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज हैं जो बड़े हो जाते हैं बाद में। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की साइड के ऊपर ना मुझे बड़ी फैसिनेटिंग और बड़ी स्केरी सी दुनिया लग रही है। मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों के टाइम के ऊपर बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म के एथिकल क्वेश्चंस होंगे। मैं पिछले दिनों देख रहा था, and I'm going to quickly wrap this up before we move on to the next topic. They're actually trying to create an artificial womb, right? So effectively what they're doing is कि वो कह रहे हैं कि जी आपके घर के अंदर एक खूबसूरत सी मशीन होगी और उसमें आप बेबी को इम्प्लांट कर देंगे, वो बेबी अगले 9 महीने में पैदा होगा और फिर वो निकल आएगा। सो ऑल्टर्ड कार्बन ऑफ सॉर्ट्स, राइट? और मैंने ये सोचा कि अच्छा, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी, मैंने कहा कि पाकिस्तान में आप इसके बारे में बात करें तो एवरीबॉडी इज गोना बी लाइक अस्तगफिरुल्लाह व्हाट द हेल, राइट? बट ऑल्टरनेटिवली मैंने ये देखा कि दुनिया में, और अगर मैं भी सोचूं, मैं कहूँ ये कैसे, लेकिन मैं अगर ऑल्टरनेटिवली देखूँ कि ये जब आएगा तो ये किस तरीके से मेन स्ट्रीम होगा। वो आके क्या बताएंगे आपको, कहेंगे कि जी इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी कम होगी, चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स कम होंगे, चांसेस ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे। दे विल गिव यू 1,000 reasons to actually 1,000 reasons, and you will sit there and you'll be like यार वाकई, like why not? But then I sit and I think about it कि ठीक है, आज का मुजम्मिल फैसिनेशन लेवल के ऊपर ना कहेगा कि यार इंटरेस्टिंग, बट जब मैं 50 साल का हूँ ना, मेरा बच्चा ये कहेगा कि दिस इज हाउ आई वांट टू हैव अ किड। I don't know, for some weird on some level I will probably be like कि बेटा नहीं, like हमने भी तो ऐसे ही किया था ना, तुम भी तो ऐसे ही आए थे, चुप करके उस तरह से आया करो। वही मसला है कि अभी भी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, इट्स स्टिल हैपनिंग, ठीक है, वो बड़ा कामयाब प्रोसीजर है सारा, बट स्टिल उसमें हालांकि वो मेरे हिसाब से इट्स गुड कि वो उन लोगों को बेनिफिट करे जिनको एक्चुअली इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कल को वो उन लोगों को भी बेनिफिट करेगा जिनको कोई इशू नहीं होता। और फिर ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको इशू नहीं है? अब तो वो होता है ना कि यार मैंने सोच लिया तो मेरी मर्जी, मुझे इशू है, मैं ऐसे नहीं ऐसे चाहती हूँ चीज़, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर कौन चेक करेगा? इसके लिए फिर आप अलग से अदालतें बनाएंगे क्या जहाँ ये केसेस जाएंगे, और वो मतलब वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन वो अभी फ़ौरन नहीं हो रहा, अभी टाइम है। Definitely. चलिए, so we'll come back to the literature. I think आपका I would like is कि if you can share a poem with the audience. I would love to. और मैं सुनाऊंगी भी वो, क्योंकि मुझे पता है हमारी ऑडियंस खासतौर पे आजकल कोविड की वजह से, तो कोविड डिप्रेशन अब फिर से दोबारा आ गया सेकेंड वेव की वजह से, और इन जनरल भी हमारी ज़िंदगियों में मसले इतने ज़्यादा हैं, और मुझे अपनी जनरेशन का, हमारी जनरेशन का मुझे पता है, हमारी ज़िंदगियों में ये फेज़ हमेशा आता है कि हम एक ना एक दफ़ा मेंटल इलनेस या मेंटल एक डिप्रेशन का शिकार ज़रूर होते हैं। तो मैं बजाय कि कोई रोमांटिसिज्म का कुछ सुनाती, और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं सोशल इशूज़ पर ज़्यादा लिखूँ ताकि लोगों को लगे कि ये हमारे दिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं उस हवाले से कुछ सुनाऊँगी यहाँ पे, और ये कि आप भी एग्री करेंगे, उसके बाद हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। चलें, साउंड्स गुड। अच्छा, ये एक उस बंदे के एंगल से लिखी गई है बेसिकली, जो डिप्रेस्ड है या था, या उसको दुनिया जैसी नज़र आ रही है। वो जब सबको ये लगता है कि ये उजला सवेरा है, मुझे महसूस होता है मेरे आगे अंधेरा है। मैं 2 रंगों में इस दुनिया के मंजर देख सकती हूँ, मैं शामों की उदासी अपने अंदर देख सकती हूँ। मैं नाबीना नहीं, बस रोशनी का बैर है मुझसे, मुझे लगता है हर अपना भी गोया गैर है मुझसे। मुझे सीधी लकीरों के सिरे उलझे से लगते हैं, मुझे सिमटे हुए कमरे भी कुछ बिखरे से लगते हैं। समाट ठीक है लेकिन मैं सब कुछ सुन नहीं सकती, बहुत हैं लफ्ज़ भी लेकिन कहानी बुन नहीं सकती। इबादत में कभी मैं दिल लगाकर रो भी पड़ती हूँ, कई दिन फिर दुआ को हाथ उठने से भी डरती हूँ। जिन्हें खामोशियाँ कहते हैं मुझको शोर लगता है, बताऊँ किस तरह हंसने में कितना ज़ोर लगता है। जिन्हें खामोशियाँ कहते हैं मुझको शोर लगता है, बताऊँ किस तरह हंसने में कितना ज़ोर लगता है। मुझे यकसां ही लगते हैं ये जुगनू और कीड़े भी, मुझे पत्थर ही लगते हैं ये मोती और हीरे भी। और मोहब्बत जिसको कहते हैं मुझे अक्सर नहीं दिखती, कभी दिख जाए भी तो ख़ुद मेरे आगे नहीं टिकती। और ये सच है रोज़मर्रा काम अपने कर रही हूँ मैं, यकीन जानो कि हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही हूँ मैं। ये सच है रोज़मर्रा काम अपने कर रही हूँ मैं,
यकीन जानो कि हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही हूँ मैं, सरापा कह कहाँ हूँ मैं, कभी आंसू का दरिया हूँ, कभी महफिल की रौनक हूँ, कभी मैं महवे गिरिया हूँ। मैं लोगों के रवैयों का नतीजा हूँ, नहीं भी हूँ। मैं दुख सहने में खासी बेतरीका हूँ, नहीं भी हूँ। मुझे कहते हैं छोड़ो भी कि सब कुछ ठीक ही तो है, मुझे कहते हैं छोड़ो भी कि सब कुछ ठीक ही तो है। तवज्जो की तेरी जानिब से गोया भीख ही तो है। किसी की ज़िस्त में कितना ही मुश्किल मरहला होगा, इबादत का कभी बस शुक्र का ही मशवरा होगा। किसी की ज़िस्त में कितना ही मुश्किल मरहला होगा, इबादत का कभी बस शुक्र का ही मशवरा होगा। और ये सच है कि हमें रूहानियत की भी ज़रूरत है, मगर थोड़ी बहुत इंसानियत की भी ज़रूरत है। ये सच है कि हमें रूहानियत की भी ज़रूरत है, मगर थोड़ी बहुत इंसानियत की भी ज़रूरत है। और नहीं, ज़हनों की उलझन देखने से मिल नहीं सकती, ये पथराई हुई मुस्कान में छुप कर बैठ जाती है। नहीं, ज़हनों की उलझन देखने से मिल नहीं सकती, ये पथराई हुई मुस्कान में छुप कर बैठ जाती है। मोहब्बत की ज़ुबान से जल्द इसका हल निकालो ना, वगरना ये जवां रूहों के अंदर बैठ जाती है। मोहब्बत की ज़ुबान से जल्द इसका हल निकालो ना, वगरना ये जवां रूहों के अंदर बैठ जाती है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ बहुत सारे वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए, जीस्ट एंड बहुत सारे वो। मुझे जो चीज़ इसमें फैसिनेटिंग लगी, आपने बहुत सारी इसमें बातें ऐसी करी हैं जो कि अगर करी हैं हॉरिफाइंग। आपने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं इसमें जो कि अगर शायद मैं वैसे बोलूं या वैसे लिखूं ना, तो लोगों ने आके एकदम से पढ़ जाना है कि ये कैसी बात कर गया। बट द आर्ट फॉर्म इज़ सो ब्यूटीफुल कि वो आपको वही बात, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के साथ हो रही है और नॉर्मली इसीलिए लोग जाके उसके बारे में बात करते हैं। बट जब वो बात करते हैं तो सडनली यू फील लाइक कि आप थोड़ा सा ट्रिगर होते हैं उसके ऊपर। सो हाउ इज ये, जिस तरह ये है, हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑन दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज सो रियल। मुझे ऑनेस्टली इस पे लोगों के डीएम्स आए कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, हम क्या करें। इवन दो मैं उनका नहीं कुछ कर सकी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उनको यही कहा कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बिल्कुल यही रिकमेंड करूँगी हमेशा कि मेरा काम किसी को हेल्प करना एज सच है ही नहीं। मैंने यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया कि मेरा इस पोएम का मकसद भी यही था कि मैं एक्नॉलेज कर सकूँ कि ये हो रहा है। अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं 2 रंगों में इस दुनिया के मंजर देख सकती हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट देख रही हूँ सब कुछ। मुझे नहीं पता, जहाँ आप कहते हैं, हम एक डिप्रेस बंदे को क्या कहते हैं, यार ज़िंदगी इतनी हसीन है तुम ऐसे बैठे हो, उससे रंग ही नहीं नज़र आ रहे, वो कैसे ऐसे ना बैठे। या और बहुत सारी चीज़ें हम फ़ॉरेन से एकदम अपना रिलीजन ले आते हैं। मैं बिल्कुल, जाहिर है रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप एक बंदे को डॉक्टर के जाने से रोक के कहें कि यार तुम मतलब रिलीजन इज वेरी पर्सनल ना। अगर हो सकता है किसी के लिए जो है वो सैडनेस में गया और कुछ भी और नमाज पढ़ के उसका कनेक्शन आया हो, उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। बट दैट डज नॉट मीन कि दूसरे के साथ भी बिल्कुल यही एक बंदा जहनी तौर पे बीमार, एक बंदे का ऑर्गन डैमेज्ड है एक तरह से। अब एक बंदे को अगर मतलब कैंसर हो जाता है तो वो मेडिसिन भी तो लेता है ना, वो साथ साथ नमाजें भी पढ़ता है। सेम इज़ द केस विद ब्रेन। अगर दिमाग को कोई मसला हो गया तो उसको भी दवाई चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल हेल्प हो। और आप एक माशरे के लेवल पे द लीस्ट यू कैन डू इज़ आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, काइंडनेस से पेश आएँ। जो मेरा इसके आखिर में मैसेज भी है कि ये वाहिद काम है जो आप कर सकते हैं। बाकी जो बंदा इस मुसीबत से गुजर रहा है, वो उसको दुनिया ये दिख रही है, ठीक है, उसको अब आप कहते रहे जो भी कहना है, उसको तो ये नज़र आ रहा है। तो मेरा बेसिकली इसमें पॉइंट भी यही था कि ये दुनिया है, उसके लिए अब आपका काम है कि आप उसका छोटा सा हल ये निकाल दें। क्योंकि बाज़ लोग सैडनेस के उस फेज़ में नहीं होते कि वो टोटली बिल्कुल ही कोई क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, वो वाकई मोहब्बत से टैकल हो जाते हैं। तो आप एक कोशिश तो करके देखें, नहीं होंगे तो वो ज़ाहिर है फिर तो प्रोफेशनल्स हैं इस चीज़ के लिए। अंडरस्टैंडेबली। तो ये इसका पॉइंट था। सो इज देयर अ लॉट ऑफ सोशल कमेंट्री आपके काम में? देयर इज़ एंड देयर इज़न्ट। मतलब कुछ मिडवे सा सीन है। इस टाइप की चीज़ों पे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होता है साथ में, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना जो मेरा गज़ल वाली साइड है वो बेसिकली रोमांटिसिज्म और हर तरह का उसमें टॉपिक है जो एक कन्वेंशनल पोइट्री में हो सकता है। लेकिन जो मेरी नज़में बेसिकली मेरी कोशिश ये है कि मैं सोसाइटी के इशूज़ उठाऊँ और मैं लोगों की, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले दिनों एक पोम लिखी थी जो अभी प्लेन क्रैश कराची में हुआ था, पिछले जून जुलाई में हुआ था। तो मेरा मकसद उसमें यह था कि मैं सिर्फ लोगों को, जब वो किसी ग्रीफ में है या इवन जनरली कोई इशू भी है, तो जो वो सोच रहे हैं उसको आवाज़ मिल जाए, तो उनको एक
कम से अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने आर्टिकुलेट नहीं होते कि वो एग्जैक्टली बता सके कि यार मुझे ये मसला है या मैं ये समझता हूँ इस इशू के बारे में। तो हर चीज़ में ज़रूरी नहीं कि मैं एक हल भी दूँ, बस ये कि ये बात है, ये सिचुएशन है, ये पहलू हैं इसके। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि बिकॉज आई रिमेंबर कराची का वो हादसा हुआ था। हाँ। और मैं टीवी पे देख रहा था और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, और लोग मुझे आके मैसेजेस कर रहे थे, आप पब्लिक फिगर हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे। मैं सोच रहा था यार मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं समझ आ रही, बिकॉज एक इंसान ही हूँ ना आखिर में एट द एंड ऑफ द डे। और इंसान तो बहुत सारे लोग थे जो कि लाइक हमने भी वो एक कर लिया ना कि एवरीबडी हैज़ टू पुट समथिंग आउट देयर ऑन द सोशल मीडिया। हालांकि काफ़ी दफ़ा आपको अपनी फीलिंग्स की समझ नहीं आ रही होती कि हाउ डू आई फील अबाउट दिस, स्पेशली व्हेन इट्स कम्स फ्रॉम शॉक, और उसमें फिर मे बी वर्ड्स लाइक योर्स कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट। मैं ज़ाहिर है उसमें पूरी मैं आई वोंट डेल्व इनटू दैट, लेकिन उसमें मेरा बस पॉइंट ये था कि मैंने अल्लाह ताला से एक दुआ टाइप की थी और मेरी उस पोएम का टाइटल था कि खुदाया एक गुजारिश है, और वो गुजारिश सिर्फ ये थी, उसमें आगे जो टैग लाइन थी वो ये थी कि इज़राइल की मसरूफियत थोड़ी सी कम कर दे। मतलब वो एकदम इतने सारे लोगों को वो इकट्ठे लेके चला गया अपने साथ, तो ये पॉइंट था। और आई एम श्योर, और मैंने जब लोगों का उस पर रिस्पांस देखा, वो ज़ाहिर है वो रिस्पांस के लिए नहीं लिखी गई थी बेसिकली, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि हम ये सोच रहे थे, हम एकदम से इतने सारे लोगों के इस तरह जाने पे ये सोच रहे थे। तो वो एक तरह से लोगों को बहुत फील होता है कि अच्छा ये हमारी वाली बात ऐसे कर दी गई। नॉर्मली पोइट्री अगर आप पिछली उठा के देखें, हो सकता है मेरी पोइट्री अब मैं अगर कोरोना पे लिख रही हूँ, हो सकता है आज से 20 साल बाद वो रेलेवेंट ना रहे, लेकिन मैं अभी आज के दौर के लोगों को कुछ ऐसा भी देना चाहती हूँ जो इस वक्त भी रेलेवेंट हो। और कुछ पोइट्री ऐसी है जो मैं फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर भी करती हूँ, तो वो ज़ाहिर है वो तो रहेगी बुक्स में हमेशा, वो हर दौर के लिए रेलेवेंट भी रहेगी। लेकिन इस टाइम पे जिसमें मैं जी रही हूँ, अगेन आई थिंक इवन कोरोना वाली जो है वो रेलेवेंट रहेगी, बिकॉज व्हाट दैट डज इज कि वो you as a human being living in this time and day and age, going through something and then putting your thoughts into art. 17th century की कोई पेंटिंग होती है जो कि रेनेसांस के पीरियड में थी, और हमें वो पेंटिंग बताती है कि उस टाइम पे क्या कल्चर था वगैरह वगैरह वाला ड्रामा। तो वो आई थिंक आर्ट इज टाइमलेस, एंड नो मैटर व्हाट इट्स अबाउट, एंड पर्टिकुलरली when it comes to when you're feeling something, when you're exploring something and you put that into words, तो वो I think that's टाइमलेस, लाइक 100 200 300 साल बाद लोगों को बताया जाएगा कि ये इस टाइम पे लोग क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। वैसे भी हिस्ट्री वैसे भी इट रिपीट्स इटसेल्फ। अभी मैं पिछले दिनों जब ये कोरोना वाली सिचुएशन हुई, देयर इज दिस बुक कॉल्ड प्लेग, जो एल्बर्ट कैमू की बुक है, और वो प्लेग की सिचुएशन में, खैर इट्स अ लाइट फिलोसफी काइंड ऑफ अ बुक, बट स्टिल इट इज़ इन द सेटिंग जब प्लेग फैला हुआ था। तो पिछले दिनों मैंने कभी भी किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो यूजुअली बहुत ज़्यादा हार्डकोर फिलोसफी टाइप लोग वो पढ़ते हैं। तो अब जब से ये कोरोना वाली सिचुएशन हुई, तो वो बाकायदा वो जो बुक स्टोर्स होते हैं ना, वो उसको टाइटल पे कि जी प्लेग फॉर 200 रुपीज़, और ये मैंने कहा अच्छा ये वापस आ गई है, ये कहाँ से? तो वो ये मतलब हिस्ट्री फिर इस तरह भी वापस आ जाती है। अब ज़ाहिर सिचुएशन डिफरेंट है, बट स्टिल जो माइंडसेट और वो जो एक मसला है वो तो हमेशा रहता है। चलें महम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, एंड आई होप इंशाल्लाह कि एक तो ये कि obviously I know you're not doing this for success, for आपके लिए there's a lot of passion there as well, career maybe तो आपका वैसे भी separate probably biotech and वो सारा का सारा चल रहा है, but I wish you all the success, and I hope कि आप इसमें further grow करें। I hope कि आप का जो काम है वो it's able to help people, particularly I think that's the most important part in this generation and maybe in centuries to come. मैं अपनी साइड से एक छोटा सा मैसेज लोगों को ये देना चाह रही हूँ कि पहली तो बात है, अगर आप उर्दू बोल सकते हैं उर्दू बोलें, कोई मसला नहीं। मैं भी सीख रही हूँ, मैंने अगर कहीं इंग्लिश बोली है मुझे भी करेक्ट करें, और गलत बोली है तो फिर तो डेफिनेटली करेक्ट करें, और एक तो उर्दू को ओन करें, और बाकी इस सिचुएशन में एक दूसरे का ख्याल रखें। कोरोना वाली मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक बात ये करना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सिचुएशन बहुत ख़राब है, और ये कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि लैंग्वेज के बारे में ख़ुद तो अपनी इस्लाह तो करें, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा नज़र आता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा या ऑल्टरनेटिवली कोई अच्छी उर्दू नहीं बोल रहा मुझे ऐसा, तो प्लीज़ गो ईजी ऑन देम। आप उनसे रिकमेंडेशंस भेज दें, प्यार से बताएं। मैंने बताया कि स्टार्ट में मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, बड़े तरीके से और तमीज़ से करते हैं, और मैं डेफिनेटली सोचता हूँ, मैं उसके लिए क्लासेस भी ले रहा हूँ ताकि मेरी थोड़ी उर्दू बेहतर हो। तो ट्राई टू बी अ बिट मोर एम्पैथेटिक टू अदर पीपल। मे बी जो बच्चा अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा, वो एक ऐसे कल्चर में ग्रो हुआ है जहाँ पर नहीं उसको इंग्लिश का एक्सेस, सिमिलरली कोई अगर उर्दू अच्छी नहीं बोल रहा तो मे बी उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उसको उर्दू में उतना एक्सेस नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप ये देख रहे हैं तो एक लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। अपेरेंटली इंगेजमेंट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ यूट्यूब नाउ, सो प्लीज़ डू क्लिक ऑन द लाइक बटन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, और बेल आइकॉन दबाकर आप
आने वाले एपिसोड्स के बारे में नोटिफाई हो सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो अगेन ईच प्लेटफॉर्म हैज़ अ सब्सक्राइब ऑप्शन, यू कैन डू दैट इज़ वेल। इसी के साथ साथ हमने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसके अंदर हमारी जो एंकर पेज है उसमें अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, जिस प्लेटफॉर्म में भी आप सुन रहे हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक आएगी टू सपोर्ट अस। वहाँ पर आप हमें $1, $5, $10 की डोनेशंस कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस keep on producing this content. But anyways, this is Sayyid Muzamil Hasan Zaidi and you were listening to Thought Behind Things. Thank you so much for watching or listening, and I'll see you in the next one.